वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत हो। आज हम अखंड ऋषि या कंप्लीट मानव जो संपूर्ण है, ब्रह्मांड की तरह पिंडांड है, जो एक है, उसके बारे में वो विषय जानने की कोशिश करेंगे जो दिव्यांग के आधार पे है। जैसे हम कहते हैं कि ऋषि होते हैं वो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, महर्षि हैं जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं, ब्रह्म ऋषि वो हैं जो ब्राह्मण को जानते हैं। मगर मैंने एक अखंड ऋषि को नई भाषा में लाया है जिसमें ये कहा है कि जो सारे के सारे 64 आर्ट को जानता है, संपूर्णता से जानता है, सृष्टि के हर चीज़ को जानता है, उसे आप अखंड ऋषि की तरफ से या अखंडता की तरफ से संपूर्ण समझ सकते हैं। आप इसको ध्यान में रखते हुए कथा उपनिषद में दो आत्माओं का जिक्र है, एक वो चुप है, एक आनंद कर रही है। अगर इस पिक्चर से देखा जाए जो होली गीता में भी दिखाई गई है, जिसमें 5 हॉर्सेस वो हैं जो हमारी सेंसेस हैं, और जो रथ है वो जीवात्मा है, और जो अर्जुन है मैं उसे अंतरात्मा मानता हूँ। जीवात्मा और अंतरात्मा आप में संपूर्ण हो जाएंगे, वो इंसान, वो मानव संपूर्ण बन जाता है। मगर जो मानव अगर कुदरत को भी, सृष्टि को भी समझ लेता है, परमात्मा को भी समझ लेता है, निरंकार निरंगुण ब्राह्मण को भी समझ लेता है, वो अपने आप में पूर्ण मानव बन सकता है जिस तरीके से मानव को बनाया गया है। हम लोक पालन है और मैं जानता हूँ ये शक्ति हम सब में है, कुदरत ने हमें दी है। मगर हम जब सोचना समझना काम शुरू करेंगे तो ही जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा तीनों एक हो जाएं। हम कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे, आकाश को उसको समझ पाएंगे और अपना संपूर्ण तरीके से सृष्टि के उस चीज़ को दिखा पाएंगे जो दिखाने की कोशिश है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दिव्यांग को समझ पाया हूँ, अखंडता को समझ पाया हूँ, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे। मेरा जो भी ज्ञान है वो किसी किताब पे नहीं है, जो मेरा अनुभव है उसे मैं पुराने ज्ञान, नए ज्ञान, साइंस, हर चीज़ में डिवाइन मैथमेटिक्स से, डिवाइन फिजिक्स, डिवाइन केमिस्ट्री, डिवाइन बायोलॉजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें किसी किस्म की भी कोई भी त्रुटि हो उसे भी हम सुधार देंगे। मगर वो ज्ञान दुनिया के लिए ज़रूरी है ताकि हर बच्चा हर दुनिया के हिस्से में एक ही ज्ञान देखे, समझे, तो मैं पूरा विश्वास है कि पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। आज के दिन जो भी हमारा ज्ञान है वो संपूर्ण नहीं है, अज्ञान से भरे हुए हैं। डिवाइन मैथमेटिक्स नहीं है, मैन मेड मैथमेटिक्स का। इसके आधार पे भी जो नोबेल लॉरिएट्स हैं, जो बड़े इतिहासकार हैं, बड़े लिखे हैं, उनके काम को भी दूसरे आदमी गलत दिखाकर आगे ले जाते हैं। वो एक विचारधारा है, आगे चल रही है, हमें चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि वो साइंटिस्ट ने जो किया है अब उसे समझकर उसमें गलतियाँ निकाल के और रिसर्च ले जाने की कोशिश करें। मैं इसको दिव्यांग तक लेके आ गया हूँ। आप उसमें और क्या डाल सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कौन सी चीज़ें संपूर्ण कर सकते हैं, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब आते हैं कि जिस चीज़ को समझने के लिए मैं जानता हूँ भारतीय परंपरा ने दुनिया को योग दिया है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र को 3000 साल पहले लिखा था। उसके अष्टांग जो 8 स्टेजेस है, पहले मैं उनके विषय में बात करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम अखंड योग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो मुहूर्त इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यम है। मैं मानता हूं अगर हम सत्यवादी हैं, नॉन वायलेंट हैं, ऑनेस्ट हैं, हमें मेरिट है, हमारा कैरेक्टर एक ब्रह्मचारी की तरह है, परफेक्ट है, तो हमारी वर्च्यूज़ हैं वो संपूर्ण हो जाएंगी। हम कुदरत के साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, यही हमारी नीयत है। मगर जो हम गलत कर रहे हैं वो इसलिए कि हमें गलत दिखाया गया है। आज भी मैं मानता हूँ सारे के सारे बच्चे जब पैदा होते हैं वो ब्राह्मण की तरह हैं, सत्यवादी होते हैं, मगर दुनिया की सोच को देख देख के उनमें गलतियाँ आ जाती हैं, और जब अडल्ट बनते बनते हमारी जो संपूर्णता है वो 1-2% तक ही रह जाती, बाकी सब झूठ के साथ है। और मैं ये कहूँगा कि यम की तरफ चलना हर इंसान के पास है, अगर हम उसे संपूर्ण ज्ञान दे दें। हमारा ज्ञान गलत है, इसलिए ये गलतियाँ हैं, और इसलिए शायद हमें वापस अखंडता के पास आना पड़ेगा, जो संपूर्णता के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ
नॉन वायलेंट हो, सबको प्रेम करता है, क्योंकि एक बच्चे की जो आत्मा है वही उसको दिखाती है कि तुम्हें क्या करना नहीं करना है। मगर जो चीज़ें दुनिया दिखाती है उसके आधार पे हम बदल जाते हैं, क्योंकि हमें फिर दुनिया के साथ रहने की कोशिश हो जाती है। ये पहला सब्जेक्ट मैंने देखा है, जाना है पहचाना है। अगर हमें दुनिया में सच्चाई लानी है तो सबसे पहले हमें सच्चाई, नॉन वायलेंस और हर सृष्टि के हर कुदरत से प्रेम करना सीखना है। और दूसरा है नियम, जो डिसिप्लिन हमें बनाने हैं उसमें शुद्धता आनी चाहिए, अंदर की शुद्धता भी हो, बाहर की शुद्धता भी हो। और उसके बाद हर चीज़ में हमें कंटेंट होना चाहिए। जो कुदरत ने हमें दिया है उसे कैसे सदुपयोग करना है वही देखना है। जो चीज़ें हमारी नहीं हैं उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ है, मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए, काम कीजिए, आप संपूर्ण हो जाएंगे। जो मेहनती आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है और आधार पे काम कर रहा है, वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। उसके पास हर चीज़ें रहेंगी, क्योंकि उसका काम ही सत्य पे है और अखंडता पे है। तो कंटेंट में ज़रूर हो जाए। उसके बाद आपको ऐसी तपस्या करनी चाहिए जिसके आधार पे आपके जिस्म में हमेशा गर्मी रहे, काम करने की क्षमता ज़्यादा बढ़े। अगर वो क्षमता है तो आपका डिसिप्लिन बन जाए कि आप एक अच्छी दिशा की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हर बच्चे को, हर इंसान को सेल्फ अध्ययन करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए कि मेरा जिस्म क्या कह रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं। पहले अपने जिस्म को जानने की कोशिश कीजिए, अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी को समझिए, उसे संपूर्ण कीजिए। उसके बाद ये समझ लीजिए कि हमारे ऊपर कुदरत की दाता है जिसने हमें इतना खूबसूरत जिस्म दिया है। ये तो हमने नहीं बनाया है, ना मेरे माता ने बनाया, ना पिता ने, ये कुदरत की देन है। और कुदरत ने ही हमें लोक पालन की तरह बना के इतना खूबसूरत जिस्म दिया है। अब उसे बरकरार करके फिर हम उसका धन्यवाद करना चाहिए जो उसने बनाया है, मगर सच्चाई, ईमानदारी से। वो ज़रूरी है। ये दो पहलू योग की पहले परंपरा है, जो सत्य के आधार पे चलने पे इंसान में इंसानियत लेके आ जाती है, हमें संपूर्ण इंसान बना देती है। जो इंसान संपूर्ण नहीं है, इसमें अखंडता नहीं है, वो योग की तरफ जा ही नहीं सकता है। आगे आ जाते हैं, जो पहला पहलू है जो इंसान के लिए ज़रूरी है, विवेक है। वो आर्ट एंड साइंस और जितनी 64 कलर हैं उसको सीखिए। जैसे गॉडेस सरस्वती नॉलेज की है, मगर उनका जो वाहन है वो स्वैन है, हंस है। मगर हंस में एक खूबी है कि अगर वो दूध भी पिएगी तो दूध में पदार्थ ले लेगी और पानी को छोड़ देगी। और जब तक कि हम में भी वो क्षमता नहीं है कि हमें तर्क वितर्क करके अखंडता तक जाना है, नेति नेति करके वो निकालना है जो संपूर्ण है। जैसे मैंने अपने जीवन में पाया कि मैं दिव्यांग ही सत्य है, मगर दिव्यांग तक पहुँचने के लिए मुझे भी तो 60-70 साल लग गए थे। मगर मुझे पूरा विश्वास है ये दुनिया का पहला है। अब इसके आधार पे और भी आगे ले जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए अपने आप में विवेक रहना चाहिए, अहिंसा, हम कहीं ना कहीं सिंपल रहने चाहिए। उसके बाद वैराग रहना चाहिए। हमने जो भी पाया है धर्म के आधार पे पाया है, धर्म से लिया है, उसके साथ अटैचमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुदरत की देन है, हमने नहीं बनाया है, कुदरत ने दिया है। उसका सदुपयोग कीजिए, अपने लिए भी कीजिए, दूसरों के लिए भी कीजिए, तो वही वैराग्य आना चाहिए। इसमें राग और द्वेष की कोई जगह नहीं है। राग और द्वेष दुविधा का कारण बन जाता है, क्लेशों का कारण है। वैराग में एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें अच्छी हैं उसे अच्छी समझ के अप्रिशिएट कीजिए, जो गलत हैं उनको गलत कहने की क्षमता लाइए। इसमें राग है, मगर वो है, वो संपूर्ण है। आगे आ जाते हैं कि अहंकार और अस्मिता के बीच में क्या अंतर है। अहंकार वो है जो हमें नीचे लेके आ जाता है, अस्मिता जो है सेल्फ एस्टीम है। हमने जो काम किया है, हमें जो सेल्फ सफिशेंसी है, सेल्फ डिपेंडेंसी है, जो सीखा है, जाना है, पहचाना है, जिसके आधार पे हम संपूर्ण हैं, उस पे बरकरार रहना अस्मिता है। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान में अस्मिता होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। और उसके बाद इच्छा मृत्यु वरदान हमें मिल जाएगा, जिसमें जीवन और मौत सत्य है, ये सत्य है। मगर ये भी चीज़ सत्य है कि जिस्म को संपूर्ण बना के रखना हमारा
काम है। अगर देह, तंत्र और पिंडांड संपूर्ण हैं तो ही हम संपूर्ण हो सकते हैं। फिजिकली सिकनेस से कुछ नहीं होने वाला है। पहले फिजिकल सिकनेस से ठीक करके अपने आप को संपूर्ण बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जानता हूं कि जैसे आप उम्र बढ़ती है, आप रिवर्स ऑफ एजिंग भी कर सकते हैं। जो दूसरों में रिवर्स आप देखते हैं कि जैसे बूढ़े बूढ़े होकर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि हम उसे रोक सकते हैं। और एक विषय जो नंबर 7 मैंने लाया है वो स्मृति का है, मेमोरी का है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मेमोरी दुविधा का कारण है, और मैं जानता हूं कि दुविधा का कारण नहीं है। अगर जो चीज़ें हमने गलत की हैं उसको याद रखना भी हमारा धर्म, ताकि वो गलती हम दोबारा ना करें। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो जो रिसर्च की है, जिसे जान लिया है, उसके आगे जाने की कोशिश करने के लिए उसका भी ज़रूरी है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो शुरू से हमने कैसे शुरू किया था, आज से हज़ारों साल पहले कैसे शुरू हुआ था, वेद कैसे लिखे गए थे, उपनिषद कैसे लिखे गए थे, उसके बाद चलते चलते हमने क्या सीखा है, मैं सब कुछ जानता हूँ, जानता पहचानता हूँ। इसलिए मुझ में अखंडता आ जाती है। तो मेमोरी भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए शायद कुदरत ने हमें 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स दिए हैं और एज में 20,000 मेमोरी सेंटर्स हैं। अगर ये पूरा बरकरार रहेगा तो अच्छा है। शायद इसलिए न्यूरॉन सेल्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते हैं। इसमें सेंट्रियो जो भी है वो नहीं है, न्यूक्लियस है ताकि काम चलता है। वो भी ज्ञान मैंने दिया है, जो समझा है, जाना है, पहचाना है, हमें वो क्षमता होनी चाहिए। अब उसके बाद आधार के ये सब चीज़ें जो पहले 7 विषय हैं वो इंसान में इमोशनल स्टेबिलिटी, फिजिकल हेल्थ को लेके आ जाता है। अब आते हैं 8वें विषय पे। हम योगासन की बात कर रहे हैं, और मेरा मानना है हर इंसान को शुरू से लेके आखिर तक हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। जो फिजिकली एक्टिव है वही आदमी ठीक तरीके से आगे काम कर सकेगा। चाहे आप योगासना लें, चाहे फिजिकल एक्सरसाइज लीजिए, वॉकिंग लीजिए, डांसिंग लीजिए, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो कीजिए, मगर फिजिकली एक्टिव रहिएगा। वो योगासना जो जरूरी है, ये पतंजलि योग का तीसरा हिस्सा है। उसके बाद प्राणायाम आ जाती है कि वो जिस्म को कायम करने के लिए आरबीसी का होना ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन का ज़रूरी है, और ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जैसे ग्लूकोज का होना ज़रूरी है, फ्रक्टोज का होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोलाइट का है, ऑल द हार्मोन्स, ऑल द चीज़ें जो ज़रूरी हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। उसके बिना भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऑक्सीजन भी ऐसी लीजिए कि आप हमेशा ऑक्सीजनेटेड रहें। और मैं जानता हूँ ऑक्सीजन भी 61.8% एरोबिक में इस्तेमाल होती है, उसके बाद एनरोबिक में बदल जाती है। शायद ग्लूकोज भी एरोबिक में पायरुविक एसिड बन जाता है, और ग्लूकोज ही एनरोबिक में लैक्टिक एसिड बन जाता है। मगर मैं जानता हूँ कि फैटी एसिड जो दिल में इस्तेमाल होते हैं उसमें ना पायरुविक एसिड है ना जे है। इस किस्म का सारा ज्ञान आपके दिमाग में हो तो आप हर तरीके से संपूर्ण हो जाएंगे। ये आ जाता है चौथा हिस्सा प्राणायाम का। अब जो 5वां हिस्सा पतंजलि कहते हैं वो प्रणवा से पहले, इससे मैं एक बीच में मंत्र विद्या ले जाता हूँ, प्रणवा। और मैं मानता हूँ कि आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी ये जानते हैं कि जो सृष्टि का नियम है, उसकी जो आवाज़ सूर्य से आती है, सृष्टि से आती है, वो ओम है। उसके 4 हिस्से हैं। आकारा 7 हिस्सों का है, युकारा 7 हिस्सों का है, मकारा 7 हिस्सों का है, और तुरिया। यही मांडुक्य उपनिषद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने ओम को समझ लिया और ओम चारणी करना शुरू कर दे जाएगा तो उसमें मन की शांति या मंत्र विद्या बढ़ जाती है। योगासना के बाद, प्राणायाम के बाद मंत्रों का उच्चारण ऐसा हो कि हमारी सोच संपूर्ण हो। अगर वो कुदरत के साथ, ओम के साथ है तो समझ लीजिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ओम सिर्फ भारत की परंपरा नहीं है। इसे जू भी एज ए शैलोम कहते हैं, ओमेन भी हैं, आमीन में भी वही चीज़ें हैं। ये सारी दुनिया ने देखा है कि वही साउंड है, चाहे वो आमीन है या ओमेन है, शैलोम है, ओम है, या ओम के दूसरे जो भी हिस्से ओंकारा वगैरह जितने भी हैं सब ओम के साथ ही जुड़े हैं। ये सिर्फ अखंड भारत की बात नहीं है। आगे आ जाते हैं पंचकोश। जो बाहर के हिस्से हैं वो 5 हैं।
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये बाहर की तरफ हैं जो सारी दुनिया देख सकती है जब हमारा सफ़र बाहर का है। मगर मैं मानता हूँ कि पंचकोश के अंदर के हिस्से जो तैतरीय उपनिषद दिखाते हैं वो अंदर की तरफ है। अन्नमय कोश आगे है, उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर पर्णमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, उसके अलावा आनंद है, उसके अंदर गुह्यम है, उसके अंदर ही आप कहीं ना कहीं अंतरात्मा को देख सकते हैं गुह्यम में। अगर आप वहाँ तक चल गए हैं, 10 कोशों को देख लिया है, तो आप अपने आप में संपूर्ण अनुभव कर चुके हैं। अब इंद्रियां भी 5 ही हैं, चाहे वो कान है, आंखें हैं, नाक है, जीभ है या स्किन है। ये बाहर से दर्शन करने के, जो हम आम लोग हैं उनमें जिसकी परिभाषा लिमिटेड है, मगर मैं जानता हूँ अगर आप कुदरत के साथ जुड़े होंगे उसकी परिभाषा बढ़ जाएगी। आज 5 से जाकर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की तरफ चल जाएंगे। आप में दिव्य दृष्टि आ जाएगी, दिव्य श्रुति आ जाएगी, दिव्य स्पर्श आ जाएगा, दिव्य सुगंध कर देखते हैं, स्वाद को देख सकते हैं। जब 2 10 की 10 आ जाएंगी तो आप अपने में संपूर्ण बन जाएंगे। शायद यही मैं दिखाने की कोशिश है कि दिव्य का जो दूसरा हिस्सा है वो 10 स्टेजेस का है। अब ये चीज़ें आप प्रतिहरा तक आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। 4 वो स्टेजेस, जिसका पहला है प्रतिहरा। दैट मीन आप एक्सटर्नल दुनिया को पूरा देख लिया है, पूरा ज्ञान आपके पास आ गया है। अब आपको मन को अंदर की तरफ ले जाना चाहिए। विदड्रॉ द माइंड फ्रॉम द फील्ड ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, वही प्रतिहरा है। आंखें खोल के दुनिया को देखिए, सब सुनिए, जानिए, मगर कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब तब नहीं करेगी जब आपके पास संपूर्ण ज्ञान है। अगर आप में ज्ञान नहीं है तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं दुविधा की तरफ ले जाएगी कि डर लग जाएगा। इसलिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता तक आगे तो दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उसके आधार पर आप 5वें स्टेज प्रतिहरा को आसानी से महसूस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद 3 विषय आ जाते हैं। धारणा है। धारणा को भी दुनिया ने कंसंट्रेशन फॉर शॉर्ट टाइम कहा, और मैं मानता हूँ धारणा कंसंट्रेशन फॉर शॉर्ट टाइम नहीं है। क्रिएट ए शील्ड अराउंड द फील्ड ऑफ ए मेंटल एनर्जी। जो मन आपने बाहर से अंदर लेके आ गए हैं उसको शील्ड करिए ताकि वो दोबारा दुनिया की तरफ ना जाए। वही धारणा है, वो स्टेज है। उसके बाद ध्यान वो है जो उसी मेंटल एनर्जी से कंसंट्रेशन में हर सब्जेक्ट को, 64 आर्ट्स को संपूर्णता के साथ जान के पहचान की कोशिश कीजिए। वो पिन पॉइंटेड कंसंट्रेशन हो। जब तक तर्क वितर्क करके आप उसके अखंडता तक नहीं पहुंचते हैं, आपको रुकना नहीं चाहिए। जब पहुंच गए हैं तो आप 8वीं स्टेज समाधि तक आ जाते हैं। वो इवन स्टेट ऑफ द माइंड है, कॉन्शियसनेस और सोल उभर के आ जाएगा। वो ही अष्टांग योग के माध्यम से पतंजलि योग सूत्र में दिखाया गया है। ये कहीं ना कहीं आपको मन की स्तुति तक ले आता है। उसके बाद अंदर से विज्ञान शुरू हो जाता है जिसके आधार पे आप आगे चलते हैं। मगर जो 3 स्टेजियाँ धारणा, ध्यान और समाधि को पतंजलि जी संयम के रूप में देखते हैं। तीनों को इकट्ठा करना है। जो तीनों का इकट्ठा है, धारणा, ध्यान, समाधि, तब एक हो जाएंगे, तभी आप संपूर्ण हो के उस सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। ये तीनों को अलग अलग नहीं किया है। आगे संप्रज्ञता इज कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स इनटू वन हो जाता है। उसके बाद तर्क वितर्क करके उसके पीछे क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। वो जानने के बाद आप विचार पे आता है कि आप ये सब्जेक्ट क्लियर है, आप आगे जा सकते हैं। जब आगे जाएंगे तो आप में फिर एम्प्टीनेस आ जाएगी, फिर आप चौराहे पे आ जाएंगे। फिर आपको देखना है कि हमें आगे का सफ़र आगे की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ या लेफ्ट एंड राइट की तरफ ना हो। तो उसके बाद आपके विचार शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। जब आपके विचार शुद्ध हो गए तो आप हर चीज़ को ठीक तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब देख लिया, सब जान लिया है, आप सृष्टि का नियम बन गया, आप कुदरत की तरह, सूर्य भगवान की तरह बन जाएंगे। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी नीयत ही संपूर्ण हो चुकी है। उसके बाद आप निर्विचार पे आ जाएंगे। आप अपना काम करते जाएंगे, अपना चीज़ें होती जाएंगी। फिर जाके आप फिर एम्प्टीनेस में आ जाएंगे। वो एक और चौराहा पे आ जाएगा।
वो चौराहे पे आपको डिसाइड करना है कि हमें आगे कौन सा बीज इसमें से उभर के आ रहा है। जो सा बीज है वो अपनी राइट चीज़ है, मगर उसका भी जानने के बाद निर्बीज पे आएंगे तो आप आगे और जा पाएंगे। जैसे निर्बीज के बाद निरंकार निर्गुण ब्राह्मण को जान लिया, उसी समय आपका कुंडलिनी योग का आधार शुरू हो जाता है, चक्रल योग, जहाँ पे 9 स्टेप अखंड योग के आ जाते हैं, जो कुंडलिनी योग और चक्रल योग के साथ हैं। इसके आधार पर मैंने दिखाया, जो दुनिया ने 7 चक्रों की बात की है, जो मैंने अनुभव किया है वो 10.3441 चक्रास हैं, जो मेन है, जो एंडोक्राइन सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जो अंदर ही अंदर अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली संपूर्ण बनाने की कोशिश की जा रही है। जब ये सब आपने कर लिया है, सब जान लिया है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए पहले ईड़ा एंड पिंगला जो सिंपैथेटिक सिस्टम की है वो जानी है, फिर सुषुम्ना नाड़ी को जानिए, फिर उसके अंदर वाहिनी नाड़ी को जानिए, फिर सूर्य नाड़ी को जानिए, फिर चंद्र नाड़ी को जानिए, फिर उसके बाद ब्रह्म नाड़ी को जानिए, फिर ब्रंथगठी को तोड़कर आत्मा को मूलाधार से सीधा ब्रह्म नाड़ी के जाकर वैकुंठ में ले जाएंगे, तो आप अपने आप में संपूर्ण पूर्ण इंसान बन जाएंगे। जब आप पूर्ण इंसान है, आपकी आत्मा ही आपकी गाइड बन जाती है। उसके बाद आपको बाहर किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी गाइड आपकी अंतरात्मा ही है। और मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अंतरात्मा है वो हीलियम 4 है, वो सूर्य भगवान के अंदर बनी है, जिसकी टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो हाइड्रोजन को मैं आदित्य या सन मानता हूँ, सूर्य मानता हूँ, और अदिति जो उनकी बेटी भी है, माँ भी है, वो अदिति है, वो हीलियम 4 है। अब तक हमने हीलियम 4 तक आ चुके हैं, अपने आप में संपूर्ण बन चुके हैं। जब हम संपूर्ण बन जाएंगे, उसके बाद आप गायत्री को समझ पाएंगे, जो सोलर सिस्टम के 10 पार्ट्स हैं। उसके बाद स्पाइरल गैलेक्सी में 10 सन्स हैं। और उसके बाद जब अगर महाब्रह्मांड की बात आती है तो आदि पराशक्ति आ जाएगी, जो ऑर्गन 40 है। जो गायत्री है वो नियॉन 21 है। ये भी मैं दिखा चुका हूँ कि जब आप अखंडता की तरफ जाएंगे तो आप चलते चलते उस लेवल पर जाएंगे जहाँ पे अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान टू प्रज्ञान टू अखंडता तक आप संपूर्ण पहुँचेंगे। हर साइंटिफिक है, मैथमेटिकली कंक्लूसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो विषय मैंने आप दिखाया है मेरे जीवन का आधार है। जैसे मैंने पाया है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हर इंसान इसे पालेगा, हम में दुनिया में शांति आ जाएगी। यही संपूर्ण ज्ञान है, यही अखंड ज्ञान है। और जितने भी सिंबल मैंने साथों में डाले हैं वही उसका हिस्सा है। अब ज्ञान अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है, मगर इनको एक यंत्र तरीके से मंत्र तंत्र और गणित विद्या से देखने का काम जो है, मेरे सारे के सारे सिंपल जो एनिमेट थे, जिसमें मानव था, स्त्री थी, पंछी थे, फूल थे, फ्लावर थे, आप सबको निकाल के डिवाइन मैथमेटिक्स में, जिसमें सिर्फ ज्योमेट्री और मैथमेटिकल डिज़ाइन है, उसमें बदल के दुनिया के सामने पेश किया है। जब हम इसे समझेंगे, किसी की ये मेरा तेरा कुछ नहीं है, ये कुदरत ने हर चीज़ को ऐसे ही बनाया है। मानव को भी वैसे बनाया है, सृष्टि को भी है, ब्रह्मांड पिंडांड एक जैसे ही हैं। उसके प्रिंसिपल को समझेंगे तो उस चीज़ को समझ सकेंगे, और उसे ही एक यंत्र विद्या की तरीके से, मंत्र विद्या की तरीके से, तंत्र विद्या की तरीके से, गणित विद्या से मैं समझाने की कोशिश, जहाँ पे संपूर्णता है। अब आगे चलते हैं। मैंने जैसे कहा कि एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन 5 हैं जो आप देख सकते हैं। जो इंटरनल है, तैतृय उपनिषद क्या रहा है, मैं वही पिक्चर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अखंड ऋषि में यही देख लीजिए कि आप अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय, गुह्य अंतरात्मा को देखा है, और साथ में परमात्मा को देखा है। आप पूरी सृष्टि को जानते हैं। अगर पूरी सृष्टि को डिवाइन मैथमेटिक्स से जानते हैं, संपूर्णता से जानते हैं, फिर ही जाके आप अखंड ऋषि बनेंगे। आप आ जाते हैं कि मेरा धर्म जो इम्पेकेबल विजडम है वो ही कुदरत की देन है, और मेरा अनमोल आविष्कार। अब जहाँ पे मैं कह सकता मैंने डिस्कवर किया है, मगर ये मैंने बनाया नहीं है। आई हैव नॉट इन्वेंटेड इट, इट वॉज ऑलवेज देयर। मगर उसके 3 हिस्से हैं। जो पहला है फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन है, 22/21 है, 10 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, और अंत में 0.34419 आकर 1.618034 बन जाता है। ये कुदरत की डिस्कवरी है, कुदरत ने बनाया है, मैंने तो उसे डिस्कवर किया, रिकग्नाइज किया है, रिवील किया है।
एंड 60 साल की तपस्या के बाद मैं कर पाया हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुझे 60 साल लगे हैं, अब मैंने दे दिया है। आप लोग इसे एक्सेप्ट करके, इसके समझ कर इस पर आगे डेवलप करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि जब आम बात सिर्फ विषय पे आ जाती है कि मेरा जो प्राइम फंक्शन है, मैं डॉक्टर के नीचे, एक इंसान के नीचे दुनिया को दिखाना चाहता है कि परफेक्ट फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, जिसमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमें इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, राइट एजुकेशन होनी चाहिए, इम्पेकेबल विजडम होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट को संपूर्णता जानेंगे तो हम ब्लिसफुल सच्चित आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और मैं जानता हूँ कि अखंड ऋषि, अखंड योग, अखंड विद्या, अखंड सूत्र के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फेलियर इसलिए क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। आज की मैं दुनिया में जितना भी देखता हूँ सब मैन मेड कंसेप्ट्स हैं, डिवाइन मैथमेटिक्स कहीं नहीं है। मैं डिवाइन मैथमेटिक्स के कुछ अंश वेद उपनिषद में देखता हूँ, पुराणिक स्टोरी में देखता हूँ, मगर वो लेवल तक नहीं है जो लेवल दिव्यांग दिखा रहा है। शायद उसको जानकर, पहचान कर, अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके मैं ले पाया हूँ। अब इसके आधार पे अगर हम चलेंगे तो हम परफेक्ट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी को लिख पाएंगे, और उसके ज्ञान पे चलते चलते हमें किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी नहीं होगी, कोई कलेश नहीं होगा। हम दुनिया में संपूर्ण बनकर दुनिया में संपूर्णता दे सकते हैं। यही मेरी जीवन का लक्ष्य है। अब आगे आ जाते हैं, हम पंचभूतों की, पंचवृत्ति की बात करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो चीज़ मेरे मन में उतरी आती है उसे कहते हैं श्रुति, द साइंस ऑफ डायरेक्ट हियरिंग। और वो आकाशभूता या क्वांटिसेंस से आता है, जो फर्स्ट स्टेज, सटल स्टेज ऑफ प्लाज्मेटिक स्टेट है। उसमें ही इम्पेकेबल विजडम है, वही ओम है, उसी में ही ज्ञान है। जो उसके अलग पहलुओं को हम समझेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। ये पहला श्रुति है। और श्रुति का समझने के लिए, जैसे मैंने कहा है, ये वेद जो मंत्र हैं, वेदों के मंत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मंत्र है, चाहे वो तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो पहला गायत्री मंत्र है, मैं समझता हूँ कि वो संपूर्ण मंत्र कुदरत की देन है। और कुदरत की देन ही तत् है, तत्त्वमसि। हर चीज़ एक बराबर है, उसमें लिखा हुआ है। और जब तत्व को समझ पर उसके आगे चलेंगे तो आपको लगेगा कि तत्व ही सृष्टि है, डिवाइन डिज़ाइन है, उसी दिव्यांग है, उसी में भूमि है, अंतरिक्ष है और हेवन है, उसी में ओम है। वही गायत्री मंत्र वहाँ से शुरू होकर अखंड गायत्री तक मैंने जो दिखाया है, जो अगले में भी मैं दिखाने वाला हूँ, वो संपूर्ण बन जाता है। अब उसे ही डायरेक्ट, ये कुदरत की आवाज़ है, जो कुदरत में हमेशा चल रहा है, उसमें सुनने की क्षमता डालिए। मगर हमारी सोच, सुनने की क्षमता कम है। मगर आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे, वो चीज़ें भी सुन सकेंगे जो बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। उसके आधार पे आकाश कोश के साथ जुड़ जाएंगे। और मेरा मानना है आकाश कोश आइनोस्फीयर है, जो ह्यूमन रेजोनेंस के अंदर की फील्ड है, जिससे उन्होंने 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी डाली है। वो कहीं ना कहीं अल्फ़ा और थीटा के बीच की है। और मैं मानता हूँ 7.83 to 8773 अपने आप में संपूर्ण है। उसमें अल्फ़ा भी है, थीटा भी है, परफेक्ट डिज़ाइन है। अगर वो स्टेज आप पूरे ब्रेन में 24 आवर्स आंखें खोल के आंखें बंद कर सकते हैं, तो आप समझिए आप आकाश के साथ जुड़ जाएंगे, सुन सकेंगे। उसके आधार पे दिव्यांग मेरे लिए बन पाया था, उसके लिए ही मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि इस चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ही काफ़ी है। और मेरा मानना है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में जो दुनिया ने आज तक कहा है कि हम में अल्फ़ा प्रीडोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो ऑक्सीपिटल रीजन से ही आती है, जब आंखें बंद हो और माइंड रेस्ट में हो। जब आंखें खोल देते हैं, माइंड सोचना शुरू कर देता है, तो हम बीटा में चले जाते हैं। ये दुनिया का है। मगर मैं अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी रेस्ट ऑफ द ब्रेन में आंखें खोल के कर सकता हूँ, वो मेरा योगदान है। कैसे शायद मैं दिव्यांग किससे पहुँचूँ, वो कर पा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं कर रहा हूँ तो सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच सत्य के साथ जुड़ी होनी चाहिए, अहिंसा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। हमें संपूर्ण ब्राह्मण की तरह पहले बनना पड़ेगा, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनना है। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान
अपने आप में ब्राह्मण बनने की क्षमता रखता है। आप जन्म से ब्राह्मण नहीं बनते हैं, अपने कर्मों से बनते हैं, अपने ज्ञान से बनते हैं, विज्ञान से बनते हैं, अखंडता से बनते हैं। मैं ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मण की बात कर रहा है, जिसमें संपूर्णता है। जो उसमें संपूर्णता नहीं है वो ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है। अब आ जाते हैं आकाश कोश। मैंने कहा 7.83 जो है वो परफेक्ट है, बाकी चीज़ों को भूल जाइए। अब इस चीज़ से कि जो आप इस स्टेज में आ जाते हैं तो आप कुदरत के साथ जुड़ते हैं कि हमारा ब्रेन सबसे इवॉल्व है। मगर जहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि न्यूरोसाइंस ने जहाँ भी गलती की है, जो ब्रेन के आउटर 3 लेयर्स हैं उनका क्या काम है न्यूरोसाइंटिस्ट जानते ही नहीं है। वो सिर्फ जितने भी जिस्म के सिंबल्स हैं 4th लेयर तक, बेट्स लेयर तक जाते हैं, वो वहीं से नीचे आ जाते हैं। और मैं मानता हूँ जो 3 आउटर लेयर्स हैं आपको कुदरत के साथ ले जाती हैं। वो एक डिवाइन इंटरनेट ऑफ आकाश कोश का एक एंटेना बन जाता है। तो आप सीधा ही कुदरत वहाँ से ले सकते हैं आकाश कोश से, जहाँ पे पुराना, आज का और कल का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान सब लिखा हुआ है, इन आयोनिक फॉर्म में है। जैसे टीवी स्टेशन करते हैं तो वैसे ही हमारा वो स्टेशन है, वो आयनोस्फीयर लेयर का है जो कुदरत के साथ जुड़ा है, उसे ही श्रुति कह सकते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें टेम्पोरल रीजन भी उसके साथ संपूर्णता के साथ जुड़ जाएगा। अब मैं ये हियरिंग की बात करें तो मैं इसके डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, मगर ये पिक्चर आप आराम से बाद में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, हर जगह पे आप दिव्यांग ही देखते हैं। बस यही है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है। अब आगे जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए 2018 में एक प्रोफेसर लक्ष्मी, उन्होंने मुझे 2009 में रिसर्च करने के लिए कहा था कि हमें म्यूज़िक थेरेपी ओल्ड पेशेंट जिनमें गलतियां हैं उनके लिए बनानी है। मगर जब उन्होंने मुझे कहा था, मैंने उनसे कहा था ये सब्जेक्टिव है, मगर इसे ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो मैं खुश हूँगा। तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव कैसे लाऊंगा, वो एक नर्सिंग प्रिंसिपल है जो उनकी दिशा नहीं है। मैं तो आप चिंता मत कीजिए, एक मौका है। मैं ही म्यूज़िक को डिज़ाइन करूँगा, एडिट करूँगा। आप अपने दोस्त पंडित जनार्दन मिश्रा से मैंने म्यूज़िक बनाया था। एडिट करने के बाद उसमें ईजी मैंने लाया था कि हम देखेंगे कि ये म्यूज़िक खेल के 22 मिनट्स का म्यूज़िक हम देंगे, उसका असर उनके जिस्म में क्या होता है देखेंगे, और उसका असर उनके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है हम वो देखने की कोशिश करेंगे। और उसका असर फिनोमिनल था। वो एक प्रीडोमिनेंट कोहेरेंट अल्फा विजन टेम्पोरल रीजन में बना पाए थे, और सारी की सारी समस्याएं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, जो है ओवर ए पीरियड हम उसे कम्प्लीटली ठीक कर पाए थे। और यही चीज़ देख के मैंने जो दूसरा वीडियो डाला है, दिव्यांग ध्वनि डाला है, ताकि दुनिया इसका पूरा लाभ उठा सकती हैं। और इसमें सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी नहीं है। सेक्रल पैरासिम्पैथी से कि क्रेनियल पैरासिम्पैथी जाकर आप वेगस प्रीडोमिनेंस में आ जाते हैं। यही साइंस का सबसे बड़ा योगदान है। वो आपको डिवाइन म्यूज़िक की तरह या दिव्यांग म्यूज़िक की तरह ही है। बस आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा, दिव्य दृष्टि। पहली हेयरिंग की बात हो रही थी, अब आँखें देखने की बात है। वो क्लियर आइडियंस है, ये क्लियर वॉयंस है। आप जब इस पे आ जाते हैं, आप कुदरत की वो चीज़ें देख सकते हैं जो बाकी लोग नहीं देख सकते हैं। ये भी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। मगर इसके आधार पे जो मैंने पाया है कि नॉर्मल जो फील्ड ऑफ विजन है वो 90 डिग्री तक ही होता है। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा 90 नहीं है, 108 डिग्रीज है। मेरे पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, मुझे पता चल जाता है, क्योंकि विजन ही कंप्लीट है। जब वो कंप्लीट है, वही दिव्य दृष्टि का आधार है। अब उसके लिए मैंने ऑरा को भी देखा था, जो महसूस किया था, क्योंकि जो स्किन में भी वही क्षमताएं हैं जो आंखों में है, नर्वस सिस्टम में है, क्योंकि उनका आधार ही एक्टोडर्म से बना हुआ है। ये भी एक साइंस का विषय मैं दिखा चुका हूँ, जिसको मैंने 92 में अनुभव किया था। अब जब हम साइंस को समझते हैं, मगर हमें साइंटिस्ट की बातों को नहीं समझना है, साइंस के परसेप्ट को समझना है। एक विचारधारा है कि संपूर्णता की तरफ जाना है।
हमें साइंस को भी क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी किया गया है उसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करती हैं, उसे उसी तरीके नए किस्म की जो रिसर्च है कोई करता ही नहीं है। और मेरी जो भी रिसर्च चाहे मेरे अपने नाम पे है या इसके नाम पे है, वो संपूर्णता के साथ नए तरीके से थी, शायद इसलिए मैं कर पाया हूँ, और यही चाहता हूँ कि हर इंसान नए तरीके से करे। आप इस विषय में आप देख सकते हैं आंखों की जो साइज है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दिव्यांग ब्रह्मांक के साथ है, 22/21 है, और जो रेटिना है उसके 10 स्टेजेस हैं, और फील्ड ऑफ विजन आप 90 डिग्री अब नीचे देख रहे हैं, वो बन के 108 मेरे में बन जाती है। अब यही चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे भी दिव्यांग ही चालू होता है। अब ये 10 स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आप दिव्यांग को में ही देखते हैं। और सबसे जड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स मैं बीच में दिखा रहा हूँ, जिसके आधार पे मुझे इनिशिएशन किया गया था कि महर्षि वेतात्री ने अपना हाथ मेरे आंखों के बीच में रखा था जहाँ पे लाल डॉट है, और मुझे वो 22 मिनट के लिए देखने दिया था, जो उसके अकोमोडेशन के आधार पे ही मैं ऑक्सीपिटल ऑक्लोमोटर नर्व के माध्यम से वहाँ पे ला पाया था। शायद उसने ही कुदरत को नीचे से ऊपर तक ले आई थी। वो भी एक महाज्ञान था। वो कैसे एक्टिव होता है वो भी दिव्य दृष्टि के साथ ही जुड़ा हुआ था, उसमें भी वो शक्ति है। अगर साउंड में कुदरत की आवाज़ सुनने की है, जिसमें अपने आप को जानने की, पहचानने की और अपने में कुंडलिनी जानने का अनुभव है, अगर वो कर पा रहे हैं तो फिर जो पिक्चर मैंने बनाई वो मेरी बनाई, मेरे अपने अनुभव के आधार पे है। और मैं समझता कि जिसमें भी दिव्यांग ही उभर के आता है, और यही सत्य है। अब एक परंपरा मैं भारत की दिखाना चाहता हूँ कि हमें कहा जाता है कि सुबह नहा धो कर जब सूर्य भगवान उठते हैं तो उस पर जाके पानी डालिए और गायत्री मंत्र उच्चारण कीजिए। अब गायत्री मंत्र में जब उच्चारण किया जाता है उस गायत्री मंत्र को हम ब्राह्मणी गायत्री कहते हैं, और पानी को इसलिए, मगर इसके पीछे क्या साइंस है कि जब हम सूर्य भगवान को पानी देते हैं तो जो सूर्य भगवान उस वक्त अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज जब स्किन पे आती हैं तो कोलेस्ट्रॉल को कैसे विटामिन D3 में बदल देती हैं। वो कैल्शियम के लिए ज़रूरी है, हार्ट के लिए ज़रूरी है, हर चीज़ों के लिए ज़रूरी है। शायद यही मैं समझकर दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये परंपरा भी बहुत अच्छी है। अब आगे चलते हैं। अब इन सब के आधार पर जब कुंडलिनी अंदर चली जाती है तो आपका अंतरात्मा और परमात्मा तीनों का अनुभव हो जाएगा, जो मैंने 1995 में किया था। अब मुझे देख लीजिए, 91 में मेरी एसोसिएशन हुई है, 92 मैंने आरा को देखा था, 93 में चक्रों को देखा था, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को देखा था, फिर 10 चक्रों को देखा है। अब उसके बाद 95 में अंतर्योग भी महसूस, 4 साल की तपस्या में ही मैं ये कर पाया हूँ। तो मगर मेरी लगन यही है कि मुझे अखंडता चाहिए। मुझे रास्ता नज़र आ गया है, मगर उस पर कि एक कुछ नियम्स हैं, शायद पतंजलि योग सूत्र ने मुझे वो समझने के लिए कोशिश की थी। जब वो समझकर आगे मैं बढ़ा हूँ तो शायद चक्र योग, कुंडलिनी योग, वो मेरा PhD का थीसिस था, और उसके अंतर्योग इसलिए कर पाए क्योंकि मेरी दिशा आगे जाने की थी। शायद वही जब हमारी नीतियाँ अच्छी होंगी, नीयत अच्छी होगी तो नतीजे भी अच्छे होंगे। अपनी नीयत को अच्छा बनाना हमारा पहला परधर्म होना चाहिए। हमें अखंडता की तरफ जाना है, खुद ब खुद कुदरत आपको अखंडता की तरफ ले जाएगी। ये मेरे जीवन का अब मैंने पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग को दशांग में लेके दुनिया को दे दिया है। अब आगे चलते हैं। अब इसके आधार पे जैसे मैंने कहा था कि आंखें बंद करके आप देख सकते हैं कि मेरे अल्फा फ्रीक्वेंसी ही है, स्पिंडल ही है, मगर उसकी जो रेट है 8.5 है, जो 8.73 से नीचे है। वही आकाश कोश की मैं भाषा का, और जब आंखें बंद करती हैं तो 8 पे आ जाती हैं। ये दो ही मैं समझता हूँ अल्फ़ा के नीचे पार्ट और थीटा का अपर पार्ट के बीच का संतुलन है। जब वो वाइब्रेशन आप में आ जाएगी, आंखें खोल के कुदरत के साथ होंगे, तो आप दिव्य दृष्टि को भी देख सकते हैं, दिव्य धन को भी देख सकते हैं, हर चीज़ अनुभव कर सकते हैं। पिंडांड में ब्रह्मांड का पूरा लक्ष्य देख सकते हैं।
अब आ जाते हैं तीसरी जो है स्पर्श है। जो पहली थी वो हियरिंग के साथ है, दूसरी साइट के साथ जुड़ी है, अब टच की तरफ आए। ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रिकल प्रीडोमिनेंट इलेक्ट्रिकल थिंग्स हैं। ये डिवाइन टच है, स्पर्श है। अब इसके आधार पे ही 1992 में मैंने जो महसूस किया था, वो वाइट आरा जो था, वो मेरे लिए ज्ञान था कि दुनिया की जितनी भी गणित विद्या है वो शून्य से शुरू हुई है। क्योंकि मैंने शून्य को अपने जिस्म के अंदर और बाहर महसूस किया था, तो मुझे पता है कि गणित विद्या की शुरुआत 0 से शुरू हुई है। उससे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकले हैं। ये जो शून्य वेस्ट वालों ने छठी शक्ति तक पता ही नहीं था, क्योंकि वो इस तरफ चलते ही नहीं थे। मगर मैं जानता हूँ कि शून्य का वर्णन ऋग्वेद में ही है। सृष्टि के निर्माण से पहले सब शून्य में ही था, तमस में ही था, मृत्यु में ही था। वो भी मैं दिखा चुका हूँ। जो मैंने अनुभव किया है, तो मुझे पता है कि शुरुआत से ही यही है। इसी में इन्फिनिटी है, इसी में सब कुछ है, सब कुछ इसी चीज से निकला हुआ है। वो शून्य का वर्णन ऋग्वेद में निषिद्या अपनी शुक्ता में है। तो हमें, हमारे पास तो ये ज्ञान शुरू से ही था, मगर उसको समझाने की जरूरत, क्योंकि हम सब अनुभव कर पाते थे। मगर जो नहीं कर पाते हैं, जिसको अंदर का ध्यान ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आप इसी पिक्चर से आप देख सकते हैं कि स्किन है, नर्व्स हैं, और उसका सब जो पिगमेंट वगैरह है सब एक्टोडर्म से ही है। इसलिए स्किन भी देख सकती है, वो इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके टच के आधार पे हम अनुभव कर सकते हैं कि हमें क्या महसूस हो रहा है। और जो कुंडलिनी योग का जो चक्रा का चढ़ने के जो रास्ता है, वो पीछे का ज्ञान योग का है। वो मूलाधारा से सहस्रा के पीछे की तरफ चलता है और आगे से कर्म योग की तरह नीचे आ जाता है। ज्ञान योग कर्म योग के बीच में यही अंतर है। जो 10 प्लस चक्र बैक में ही हैं वो सेंसिटिविटी के हैं, जो आगे के हैं वो अनुभव के हैं, और बीच में अखंडता के हैं। जब ये समझ आ जाएगा तो आप समझ देखेंगे हकीकत में 108 चक्रास हैं। अब न्यूरल सिस्टम में भी आप देखिए, जहाँ पे भी 10 ही स्टेजेस हैं। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब असेंडिंग में 3 लेयर जो पीछे से लाई जाती हैं, और डिसेंडिंग जो है 2 है आगे हैं, वहाँ पे भी दिव्यांक ही है। अब जो टच के आधार पे इसका जो अनुभव होता है, वो अपनी तरफ से दिमाग तक चली जाती है। फिर उसके बाद अपोजिट साइड में डायरेक्शन जाती है, जो थैलेमस से जाकर आप सोमैटो सेंसरी में चले जाते हैं। वो असेंडिंग ट्रैक्ट है, वो पीछे का है। और सिमिलरली वाइब्रेशन वगैरह भी वैसे ही जाती है जैसे टच जाता है। मगर जहाँ तक कि पेन और टेम्परेचर है, वो उसी साइड में ऑपोजिट साइड चला जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थैलेमस से जाकर पेराइटल चला जाता है। ये चीज़ें भी ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि हमें स्पेसिफाइड रहना चाहिए कि हमें कौन सी स्पर्श कैसे है। ये सब पीछे के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो 3 केमिकल वो इलेक्ट्रिकल हो गई हैं, तो अब 2 केमिकल की एनर्जी की बात आ जाती है, जिसमें सुगंध है और सुस्वाद है। सुगंध का मीन फ्रेग्रेंस है, एक सैंडलवुड की तरह है, और सुस्वाद है वो सात्विकता है। जब ये जो केमिकल समझ आ जाएगी तो आप समझ लेंगे आप कुदरत के साथ जुड़े हैं। अब मैंने जैसे कहा था कि पंचभूतों की बात आ रही है, पंचकोशों की बात होती है, तो पंच यंत्र भी हैं। जो आकाशभूता है वो क्विंटेसेंस है, वो पेंटागन में 540 हैं। जो वायु है वो इलेक्ट्रिकल हेक्सागन है, 360 डिग्रीज हैं। अग्नि जो है वो फायर एलिमेंट है, ट्रायंगल है, 180 डिग्रीज है। जो जल है या अपा है या वाटर है, वो क्रिसेंट की तरह है, जो पिक्चर आप चौथी देख सकते हैं। जो पृथ्वी है राउंड होना चाहिए, मगर उसे हमने एक स्क्वायर में बना दिया है, एक स्वास्थ्य की तरह बना दिया है। वो जो जल और पृथ्वी का जो रेशो है, जल 61.80 है और पृथ्वी ये ही आधार है, जिसमें जल और पृथ्वी बराबर होंगे, वो सात्विक होगा।
उसमें कफा दोषा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मगर कफा दोषा को आप बीच में बाकी दोष लेके आ जाएंगे तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। यही आयुर्वेद का ज्ञान है। अब आ जाते हैं स्मेल की तरफ। इसकी प्रोसेस जो म्यूकस में शुरू होती है, मगर इसके लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट रिएक्शन पानी है, म्यूकस मेम्ब्रेन वेट रहनी चाहिए, फिर प्रोसीड कर सकते हैं। अगर उसमें ड्राइनेस है तो आप केमिकल को समझ भी नहीं सकते हैं, जान भी नहीं सकते, पहचान भी नहीं सकते हैं, तो वो ऑल्फेक्शन बन के आगे नहीं जाएगी। ये पहला अध्याय सुगंध के लिए ज़रूरी है कि आपने जल को हमेशा जल के साथ, जल नेथी के साथ, या हर तरीके से नाक की पूरी जो स्मेल सेंसेशन है, ऑल्फेक्शन है, उसे ठीक तरीके से बना के रखिएगा। अब आगे जाते हैं कि जल ही एक कारण है जो स्मेल और टेस्ट के बीच में आ जाता है। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं कि टंग के दो हिस्से हैं, आगे का है और पीछे का है। जो आगे का है वो 61.83% है, जिसमें अच्छी टेस्ट नज़र आती हैं, चाहे वो स्वीट हो, सावर हो, टेस्टी हो, ओमनीपोटेंट हो। मगर जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे बिटर टेस्ट आती है एपिग्लॉटिस के बाद। मगर जो आगे का हिस्सा है वो फेशियल नर्व कार्डा टिम्पना से जाती है। जो पोस्टीरियर का है वो ग्लासोफ्रिंजेस से जाती है। मगर क्योंकि बिटरनेस विषवी हो सकता है, इसलिए सेंसरी और मोटा दोनों ग्लासोफेरेंजियली ही है पोस्टीरियर टंग के लिए, ताकि अगर गलत है तो इमीडिएटली हम वॉमिट कर देंगे। ये जो आप समझ लेंगे तो आप समझेंगे कि कुदरत ने कितना खूबसूरती से हमें बनाया है। और मैं जानता हूँ कि इस रशा भी दिव्यांग के आधार पे ही है। आप उसे आप डिटेल में बाद में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये दोनों स्मेल और टेस्ट का भी संबंध है। अगर आप कप ऑफ कॉफ़ी को पीना चाहते हैं, अगर वो अच्छी कॉफ़ी है तो टेस्ट करते करते आप उसकी फ्रेगरेंस को भी देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आप में कैसे संपूर्णता आ गई है। और वही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों केमिकल सेंसेशन एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद साइंस ये नहीं जानती है कि ऑल्फेक्शन का जो सेंटर है वो ब्रेन के साथ नहीं है, मगर मैं मानता हूँ वो ब्रेन के साथ ही है। वो फ्रिंजियल नर्व के साथ ही है, थैलेमस में भी जाता है और आगे भी जाता है, पूरे ब्रेन में जाता है। वो भी एक ज्ञान संकुल करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ऑल्फैक्टरी सेक्शन बी थैलेमस इनडायरेक्टली आगे चल जाता है। अब आ जाते हैं कि अब इतना पढ़ने के बाद अब आ जाता है कि जब ये सब हमने महसूस कर लिया है तो हमें स्लीप को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें कुदरत को अनुभव करना है तो हमेशा हम जागते नहीं रह सकते हैं। तो जब हम वेकिंग कॉन्शियसनेस जो बीटा है उससे अल्फ़ा की तरफ आकर सब डेल्टा की आकर फिर हम थीटा से डेल्टा की तरफ आते हैं तो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं। ये जो परिभाषा हमें समझनी है, क्योंकि जैसे रेस्ट इम्पॉर्टेंट है वैसे ही डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए डिवाइन स्लीप या रेटिकुलर फॉर्मेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम अखंडता को समझ सकते हैं। हमें सोने और जागने की परिभाषा आनी चाहिए। आप देखिए जो साइंस ऑफ स्लीप है वो स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है फ्रॉम विच अ पर्सन कैन बी इजली अरोज। आप सो रहे हैं मगर अनकॉन्शियस हैं, मगर इससे सेंसरी स्टिमुलस या दूसरे स्टिमुलस से आपको आसानी से जगाया जा सकता है। और जो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में स्लीप में नहीं पता है, मगर आप बाद में जान सकते हैं। मगर स्लीप में भी, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस में भी आपके काफ़ी अनुभव आपको ज्ञान दे सकते हैं, विच काफ़ी साइंटिस्ट और दोनों ने उसका भी योग करके दुनिया के सामने किया और मैंने भी किया है। ड्यूरिंग स्लीप जो इम्पल्स ट्रांसफ़र है वो कम फ्रीक्वेंट हो जाता है, हम आसानी से जागते नहीं हैं। और चीज़ को मैंने वो नीचे पिक्चर में दिखाया है कि यही साइंस कहती है कि यही रिएक्टिवेशन है। रेक्टिफिकेशन का रोल यहीं पर शुरू होता है, वही अवेयरनेस आती है। जो कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस के ये ब्रिज है और उसके ब्रिज को जाने बिना हम संपूर्णता नहीं ला सकते। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं इसके आधार पे, अब मूलाधार से अब इंफॉर्मेशन ऊपर चलते हुए अग्निय चक्र से
विज्ञान प्रज्ञान अखंडता की तरफ जा रहा है, तो ये 5 सेंसेस का क्या रोल है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन भी है, डिसेंडिंग भी है। जब दोनों का संतुलन बराबर होगा, आप में एक्स्ट्रा सेंसिव परसेप्शन बढ़ जाएगी, आप कुदरत के साथ और भी आसानी से आगे चल सकते हैं। अब मैंने जैसे शुरू में कहा है कि जो डिवाइन स्लीप है वही अखंड योग की परंपरा को समझा सकती है। अब इस तरीके से हम अष्टांग योग को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। जो यम है 5 वर्च्यूज हैं, नियम्स है 5 डिसिप्लिन हैं, योगासना फिजिकल एक्सरसाइज है, प्राणायाम योगासना है, प्रत्याहार है, धारणा ध्यान समाधि। ये सब इकट्ठा हो जाए तो सोल कॉन्शियसनेस आ जाती, अंतर्योग हो जाएगा। जब अंतर्योग हो जाएगा, दशांग योग हो जाएगा, फिर जाके जो रिजल्ट अखंड योग के आते हैं वो 3 परिणामास हैं। एक है निरोधा परिणामा, एक एकाग्रता परिणामा, एक समाधि परिणामा। जो डिस्क्रिप्शन महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में दी है या पतंजलि योग सूत्र में दी है, योग परंपरा में दी है, उसकी शक्ल अल्फा स्पिंडल की तरह है, जो इस 2 शेप आप देख रहे हैं। यही जीवन का सत्य है। अगर आप जहाँ हैं तो आपको 10 अंक के तरीके से वहाँ तक जाना है। आप जैसे मैंने कहा है कि जो सबसे बाहर की स्टेज है वो बीटा है, 12 से ऊपर, आप उसमें गामा भी डाल सकते हैं। वो डिस्टर्ब स्लीप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये थिंकिंग ब्रेन है, मेंटल थिंग है, फ्लक्चुएटिंग है, वो सब चीज़ें हैं, तर्क वितर्क करने की क्षमता जब कुछ है। मगर जब आप अल्फा स्टेज में जाते हैं, 8 के पास आ जाते हैं, तो आप योग निद्रा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं विद ओपन आइज। जब उसके बाद आप थीटा पे जाते हैं 4-8 के बीच में, वो ट्रांसिशन वेकफुलनेस टू स्लीप की तरफ चला जाता है, वो ट्रांसिशन फेज है। जब आप डेल्टा पे आते हैं तो आप डीप स्लीप में चला जाते हैं, सुषुप्ता में चला जाते हैं। और जो थीटा में है, आप कहीं ना कहीं वो योग निद्रा की तरफ चले। मगर जो तुरिया स्टेज है, मैं आज भी मानता हूँ वो 8 के आसपास ही है। और उसी चीज़ को मैंने दिखाने की कोशिश आप मेरे ईईजी में देख सकते हैं कि मैंने कैसे 8 हर्ट्ज आंखें खोल के पूरे दिमाग में किया है, क्योंकि मुझ में वो संपूर्णता आ गई थी। मैंने पहले 7 साल में पूरे सृष्टि को जानने की कोशिश किया है विजय ज्ञान के बाद। उसके बाद उसके आधार पे जो भी ज्ञान मुझे दिया जाता था तो मुझे उससे गलतियां निकाल के वो दिखाने की कोशिश कर रहा था बचपन से लेकर आज तक, जो संपूर्णता के साथ है। शायद इसलिए इतने सालों के बाद ही मैं देवियों को दे पाया हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी किसी चीज़ का कोई दूसरों की बातों को माना ही नहीं है। अपनी अंतरात्मा को ही गुरु मान के ही उनसे ही समझ कर आगे बढ़ा हूँ। यही अखंड योग का ज्ञान है, विज्ञान है, प्रज्ञान है। अब आगे चलते हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं अपने जीवन में, उसका सारांश आप कान शरीरा में आ जाता है। कान शरीरा का मतलब कि आपकी कुंडलिनी जो है वो हीलियम 4 है, वो ऑर्बिट है, और उसका बाहर में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 न्यूट्रॉन्स हैं, वो संपूर्ण है। जो भी जीवन में अनुभव करते हैं वो एक नया ऑर्बिट बना के आगे ले जाता है, जिसे हम कान शरीर कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं। उसमें वो पासवर्ड्स हैं, वो ज्ञान है जो आपको आकाश का साथ जो आपने जन्मों जन्मों से पहले किया है उसे भी आप याद रखेंगे। उसके लिए कान शरीर बहुत ज़रूरी है। अब मैं अदिति की बात करें कि जो हीलियम 4 है वो हीलियम 4 है, और मैं मानता हूँ सूर्य भगवान हाइड्रोजन है, पहला है, वो सृष्टि की सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है। और हाइड्रोजन हीलियम 4 में कैसे बनता है, हीलियम 4 से क्या बनता है, यही वेद में सूर्य भगवान को, आदित्य को दाक्ष कहा जाता है, और कहा जाता है कि दाक्ष की माँ और बेटी अदिति है। वो लोगों ने नहीं समझा था, मैंने यही ये प्रोसेस ही है। और उपनिषद में है अदिति अदित्य अदिति है, इसका स्टेटमेंट है। उसको भी आप प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन में देख सकते हैं, जो मॉडर्न साइंस ने साफ कहा है कि सूर्य भगवान के कोर में 6000 डिग्री टेम्परेचर में हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और हीलियम हाइड्रोजन में बदल जाती है। ये भी वो पुराना ज्ञान मैं समझ पाया हूँ, जिसके आधार में मैं यही कह सकता हूँ कि मेरी जो अंतरात्मा है वो हीलियम 4 है। इसे ना कोई काट सकता, ना कर सकता, ना कर सकता। जो पुरानी आत्मा की जो परिभाषा है वो मैं हीलियम 4 में देखता हूँ, अपने अंदर ही देखता हूँ, महसूस करता हूँ, कर चुका हूँ। उसके आधार पे दिव्यांग तक आ पहुँचा हूँ।
अब आगे जाते हैं कि जो बाहर के जो 5 कोशास हैं और अंदर के जो 5 कोशा हैं वो दिखाने की कोशिश कर। अगर आप जहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपने आप को संपूर्ण समझ सकते हैं। अगर साइंस के माध्यम से देखा जाए तो जो बाहर का जो हिस्सा है वो सॉलिड मैटर है, जिसे हम अन्नमय कोश कह सकते हैं। जो प्राणमय कोश है वो वाइटल ब्रेथ है। जो मनमय कोश है वो माइंड है। जो विज्ञानमय कोश है वो इंटेलिजेंस है, साइंस है। आनंदमय कोश है जिसमें सच्चित आनंद का अनुभव करते हैं। ये बाहर के विषय हैं, इसमें भी साइंस सीख के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं जब अंतर की तरफ, जब तैतृय दृष्टि के आधार पर हम इंटर्न कहेंगे तो अन्नमय कोश जो है वो बाहर का हिस्सा है। अब मैं वो सुषुम्ना नाड़ी के साथ जोड़ रहा हूँ। अन्नमय कोश है, उसके अंदर जो वाहिनी नाड़ी है जिसमें कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है। उसके अंदर जो सूर्य नाड़ी है वाइट ग्रे मैटर है। जो चंद्र नाड़ी है ग्रे मैटर है। और जो ब्रह्म नाड़ी है सेंट्रल कैनाल है, जिसके अंदर आत्मा को जाना है। तो ये भी अब साइंस दिखा रही है कि कहाँ अब मूलाधार चक्र से कुंडलिनी हीलियम कैसे जागती है, ब्रह्म ग्रंथि को कैसे तोड़ के ब्रह्म नाड़ी की तरफ जाके वैकुंठ की तरफ जाते हैं। जो मैंने अनुभव किया है, जो अनुभव करने के बाद मैं दुनिया को वो ज्ञान दे पा रहा हूँ जो शायद आज तक किसी ने भी किसी तरीके से दिया नहीं, क्योंकि हम कॉपी कैट हो गए थे। दूसरों ने कहा है तो यही सत्य होगा, मगर अपने आप में एक्सपेरिमेंट करने की कभी क्षमता सोची भी नहीं है। और मैं शुरू से लेकर पूरे ज्ञान को 64 आर्ट्स को जानने की पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसलिए मैं आसानी से जहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अब आगे चलते हैं। अब साइंटिफिकली देखा जाए जो वर्टिबल कॉलम है वो सुषुम्ना नाड़ी है। जो ब्रेन स्टेम है ऊपर का है, वो स्पाइनल कार्ड नीचे का है। जो सुषुम्ना है वो वर्टिबल कॉलम है। उसके अंदर सब ड्यूरल स्पेस जो है, जिसे हम वाणी नाड़ी कह सकते हैं, जिसके में आत्मा की एनर्जी पहले जाती है, मेदु शक्ति जाती है। जहाँ मैं ये कहूँगा ओजस वहाँ पे जाती है और ओजस तेजस में बदल जाएगी, आपको इंटेलिजेंस बना देगी। वो ओजस है, टेस्टोस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन में बदल जाता है, वो जाता है। मगर जो आत्मा है वो वाणी नाड़ी में नहीं जाती है। उसके अंदर जो वाइट मैटर है वो सूर्य नाड़ी है। जो ग्रे मैटर है वो है। मगर जो आत्मा है उसने मूलाधार से उठकर ब्रह्म ग्रंथि को तोड़कर ब्रह्म नाड़ी सेंट्रल कैनाल में जाकर फिर उठकर उसे वेंट्रिकल्स में जाएगी, तो ही पूरा संपूर्ण जीवात्मा और अंतर्मात्मा 3 हो जाते हैं। यही मैंने अर्जुन के बारे में कहा था, उसमें संपूर्णता थी। इसलिए वो अखंड ऋषि की तरह हैं। वो इतने माहिर थे कि उस किसी को भी उनको मारना नामुमकिन था, क्योंकि वो अंतरात्मा के साथ चल रहे हैं और अंतरात्मा ही से ही वो लक्ष्य को पा पाते हैं जो दूसरे नहीं पा पाते। उन्होंने बचपन में भी, जब द्रोणाचार्य ने कहा था कि वो पक्षी की आंख में तीर लगाना है, दूसरा कोई नहीं लगा पाया था, उन्होंने लगाया था। जब द्रौपदी विवाह की बात थी, वहाँ भी लक्ष्य था कि ऊपर फिश चल रही है और नीचे पानी है, नीचे पानी को देकर उन्हें चलाना है, उसकी आंख में लगना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि उसमें कितनी शक्ति है, कितनी संपूर्णता है। इसलिए मैं उनको महान मानता हूँ। और हम ये शब्द अगर अर्जुन कर सकते थे, अब मैं जानता हूँ कि हर इंसान कर सकता है, मगर उसमें आपको अंतरात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। जो अंतरात्मा के साथ जुड़ा है वो अर्जुन की तरह बन जाएगा। और मैं जानता हूँ ये एक पहला स्टेप है अपने आप में संपूर्ण बनने का। मगर मुझे पूरा विश्वास है, डिसेंट ऑफ महाशक्ति का वर्णन श्री अरविंद ने भी कहा था। जब डिसेंट ऑफ महाशक्ति आपके अंदर आ जाती है तो उसके आधार पे आप वेद, उपनिषद, ब्रह्मांड को जानने को समझ सकते हैं। तो जब मैं उसे देखता हूँ, डिसेंट ऑफ कुंडलिनी की बात करता हूँ, जो महाशक्ति की बात करता हूँ, तो वो गायत्री माता है, नियॉन 21 है, जो आपको सूर्य भगवान की या सोलर सिस्टम के 21 लेवल को समझा पाएगा और स्पाइरल गैलेक्सी के 10 सन को समझा सकेगा। ये काम गायत्री का है। मगर अगर उसके ऊपर आपको जाना है तो शायद आपको आदि पराशक्ति की जरूरत पड़ती है। वो भी मैं अनुभव कर सका हूँ और मैं जानता हूँ कि वो आर्गन 40 है। अगर अंतरात्मा हीलियम 4 है और बीच की जो है गायत्री है, नियॉन 21 है, जिससे सृष्टि बनी है, और महाग्रंथ जो आर्गन 40 है, वही आदि पराशक्ति जिसमें से ही सारी सृष्टि शुरू हुई थी।
उसी में से ही गायत्री निकली है, उसी में से अदिति निकले हैं, उसी में सारा ब्रह्मांड निकला है। जब जो पूरा ज्ञान दुनिया के सामने आ जाएगा तो मैं समझूंगा कि हमने एक महाग्रंथ लिख लिया है। और मुझे पूरा विश्वास है इस विजयदशमी को उस पे नया ग्रंथ लिखना शुरू हो जाएगा जो अपने आप में संपूर्ण होगा। आज भी मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत लंबे वीडियो बना रहा हूँ, मगर ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा समझना ज़रूरी है। मगर मेरी कोशिश यही रहेगी कि विजयदशमी के बाद जो महाग्रंथ मैं बनाने की कोशिश करूँगा वो छोटे होंगे, मोर प्रिसाइज होंगे, मोर प्रेजेंटेबल होंगे, ताकि वो आपको आगे ले जाएं। क्योंकि मैं पहला पूरा वर्णन आप तो दिखा ही चुका हूँ। अब हम शायद आदि पराशक्ति के माध्यम से महाग्रंथ को लिखने की कोशिश करेंगे जिसमें हीलियम भी है, नियॉन 21 भी है, आर्गन 40 भी है, और इस संपूर्णता आगे विजयदशमी से शुरू हो जाएगी। माता वैष्णो देवी के जन्म से, जब दुर्गा के पूजा के 10वें दिन से शुरू कर देंगे। मगर उससे पहले भी मैं माता के दुर्गा के 10 अवतारों के बारे में कहूँगा, स्टेजेस क्या हैं, सबसे जो शुरुआत हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कि बाकी कुदरत को चाहता है। मैं तो एक माध्यम हूँ, ये काम कोई भी इंसान नहीं कर सकता है जब तक कि वो कुदरत के साथ नहीं जुड़ा, मगर हम में वो क्षमता है। अगर मैं कर पाया हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है, सर कहता है कि मैं अपने आप को दूसरे किसी भी इंसान से अलग नहीं समझता हूँ। मैं वही हूँ जो एक आम आदमी, मैंने हर जिस्म को एक सिंपल तरीके से ही देखा है। इसलिए शायद मैं लो प्रोफाइल इस रखता कि मैं सिंपल हूँ, ये काम तो मेरा नहीं है, मुझे दिया गया है मैं समझा कर दुनिया के सामने पेश करने की। इसलिए शायद ना मैं गुरु बनता हूँ ना दुनिया दिखाता हूँ। सबसे यही कहता हूँ कि ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस ज्ञान को समझिए, जानिए, पहचानिए। अपनी गुरु अपनी अंतरात्मा है, आप दुनिया के सबके लिए करना है। मैं किसी एक ही इंसान को अपने पक्ष में नहीं लेता हूँ, किसी को इनकरेज नहीं करता हूँ। बस यही जीवन का सत्य है कि हर इंसान को खुद ही उठना है, जानना है, पहचानना है। मुफ्त की चीज़ों में कुछ नहीं है, फ्री थिंग्स में कुछ नहीं है, रिजर्वेशन में कुछ नहीं है। भीख मांगने वाले भिक्षु ही रहते हैं। वो जो असली इंसान है वो सिर्फ देना चाहता है, गिव गिव एंड फॉरगिव, नॉट गेट गेट एंड फॉरगेट। जिससे देने की क्षमता है वो ही समझिए, वो कुदरत के साथ वही। फिर जाके आप पहले सूर्य भगवान को समझ पाते हैं। और मेरे गुरु सूर्य भगवान है और उनकी बेटी मेरी अंतरात्मा है। पहले मैंने इसको समझा है, उसके आधार पे मैंने गायत्री को समझा है, उसके आधार पे आगे समझा है कि ये अखंडता तभी आती है जब आप अपने आप में संपूर्ण हो जाएंगे। तो मैं जानता हूँ कि अगर आप अच्छे हैं, आपकी सेहत अच्छी है, काम करते हैं, अपने मस्तिष्क करते हैं, कोई पैसा चीज़ी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो पैसे की कमजोरी है उन लोगों में है जो काम करने के योग्य नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ नहीं है। उसके लिए आप दोस्तों से भूख क्यों मांगते हो? पहले पढ़ना सीखो, फिर जानना चाहिए, कुछ कीजिए। अब मैं उस परिवार से नहीं हूँ जो अमीर था, गरीब है, माता पिता इतने पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, फिर भी कर पाया हूँ क्योंकि जी सब पढ़ाई लिखाई का ही असर है। मेरी पूरी फाइनेंस मेरिट स्कॉलरशिप के भी आधार है। और मैं समझता हूँ कि अगर मेरिट में है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और हर इंसान, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी परसेंटेज हैं, वो 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर 100% तक आ जाते हैं। अगर मैं उनसे करवा पाता हूँ तो मैं पूरा विश्वास है कि मेरा काम पूरी दुनिया में अखंडता ला सकता है। यही मेरा विश्वास है। ये किसी की धर्म की उत्पादना नहीं है, साइंस की नहीं है, ये अखंडता की बात है, सबके लिए है, सबको यही चलना है, यही जीवन का सत्य है। बस अब आगे चलते हैं। इन सब चीज़ों का वर्णन मैंने इस पिक्चर में है। अब मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। मेरे समझ में आज के लिए काफ़ी है, बाकी चलते चलते और देखेंगे। थैंक यू वेरी